तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, क्लास 9th का 10th है, या फिर एक आध चैप्टर कटने की वजह से इसका नंबर कम हो गया होगा शायद, या ज़्यादा भी हो सकता है, कम ही होगा। चैप्टर कटेंगे तो नंबर कम ही होगा, तो शायद ये चैप्टर नंबर 8, 9, 10 हो सकता है। तो ग्रेविटेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन काफ़ी मस्त चैप्टर है, मतलब काफ़ी सारे सवाल होते हैं इससे रिलेटेड बंदों की कि ग्रेविटेशन है क्या, कैसे वर्क करता है। देखो, सबसे पहले तो आज मैं तुम्हारी एक छोटी सी क्या बोलते हैं उसको, मिथ क्लियर कर दूँ। मिथ क्लियर कर दूँगा मतलब जैसे नॉर्मली जनरली लोग क्या सोचते हैं कि जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी क्या है, मतलब ग्रेविटेशन क्या है, जो लगती है हमें, धरती लगा रही है, वो हमें अपनी तरफ खींच रखती है, तो वो ग्रेविटेशन है। ठीक है, ये है तो सही, पर पूरा सच नहीं है, आधा अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि दुनिया की हर चीज़ पे ग्रेविटेशन लगती है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बोलूँ तो जैसे मान लो ये इंक है, ये मार्कर की इंक है, और ये मार्कर रखा हुआ है। अगर ये ज़मीन पे रखे हुए हैं, फिर मेरे हाथ में भी है ना, तो इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लगी हुई है। अब बहुत सिंपल से लॉजिक है कि ये एक दूसरे को खींच नहीं रहे। जैसे तुम तो सीधे से यही कहोगे कि भाई एक दूसरे को खींच क्यों नहीं रही। ठीक है, ग्रेविटेशन का मतलब क्या है कि एक जो है दूसरे को अट्रैक्ट कर देता है अपनी तरफ। ग्रेविटेशन का मतलब ये नहीं है। ग्रेविटेशन का मतलब ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से पूरी। जैसे मान लो ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, दूसरा मार्कर इधर रखा हुआ है, वो आपस में खींचने की कोशिश कर रहा है, पर दोनों का वेट बराबर है। वेट बराबर है तो कोई मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों की कैंसिल हो जा रही है, बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगी ना। ठीक है, अब तुम बोलो कि अर्थ कैसे खींच ले रही है, तो अर्थ कैसे खींच रही है, ध्यान से सोचो कि अर्थ के हिसाब से हम कितने छोटे हैं, उसका मास कितना ज़्यादा है हमसे। अब उतना ज़्यादा मास होगा तो कोई ना कोई हमें अट्रैक्ट करेगी। अब मान लो कोई बड़ी सी चीज़ हो, उसके साइड में अगर कोई छोटी सी चीज़ रखे तो वो तो उसको अट्रैक्ट कर सकती है। अब उसके मास में और हमारे मास में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए वो हमें अट्रैक्ट कर पाती है। और हम ऐसा नहीं कि जैसे मान लो मैं कूद गया हवा में, तो तुम सोचो कि अर्थ हमारे पास आएगी, हम अर्थ के पास क्यों जाए। अर्थ इतना भारी है, इतनी हमारे पास है ही नहीं पोटेंशियल कि हम पूरी अर्थ को खींच लें, लेकिन अर्थ के अंदर पोटेंशियल है कि हमें खींच ले, इसलिए हम हमेशा नीचे चले आते हैं। तो ग्रेविटेशन का कुल मतलब ये होता है कि वो दो बॉडीज के बीच में लगती है। यूनिवर्स में कहीं पे भी दो बॉडीज के बीच में लगने की फोर्स को ही ग्रेविटेशन कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो धरती और हम पे ही लग रही है, बस वो हर चीज पे लगती है। जैसे कि एक बॉल है, बॉल को ऊपर फेंक दिया तो धरती पे नीचे आ गई। ठीक है, वो तो तुम्हें पता है ग्रेविटी होती है। लेकिन एक बॉल जो बैट के साइड में रखे, तो बैट और बॉल भी ग्रेविटेशन लगा रहे हैं आपस में। बस एक वो ये है कि ज्यादा उनका वेट का डिफरेंस नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पड़े हैं ऐसे आराम से। ठीक है, तो ये होती है ग्रेविटेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन पहली डेफिनेशन है, इसकी सीधा सीधा डेफिनेशन लिखते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज इन आवर यूनिवर्स। क्लियर? क्या? एक ऐसी फोर्स जो एक्ट करती है दो बॉडीज, किसी भी दो बॉडी, एनी लिखा हुआ मैंने कि कोई भी दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रही है और पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी, उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन की मतलब दो पॉइंट्स भी बता देते हैं। सबसे पहली बात तो ये वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। ये मतलब बहुत ही कम रिएक्ट कर पाती है अपने से सेम हाइट हो या मास हो वगैरह, ऐसी चीज़ों पे बहुत कम रिएक्ट कर पाती है। मैं तुम्हें आराम आराम से समझाऊंगा। देखो कैसे कह रहा हूँ मैं। देखो, वीकेस्ट फोर्स इसलिए है, मान लो एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि एक ही चुंबक रखा हुआ है, मैग्नेट, एक और मैग्नेट रखा हुआ है। ये सेम अपने हाइट को, अपने हाइट नहीं, अपने मास की मतलब वेट के बराबर चीज़ों को खींचने की हिम्मत रखता है पूरी। ये इतना है फिर भी उतने को खींच सकता है। लेकिन जो ग्रेविटेशन है वो बहुत ज़्यादा होने पे ही कोई छोटी सी चीज़ को अपनी तरफ खींच पाती है, वरना बस लगती रहती है दो जगह पे, पता नहीं चलता कि हो रही है कि नहीं हो रही। ग्रेविटेशन का यही है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के लिए उसका मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमें दिखेगी थोड़ी बहुत की ग्रेविटेशन लग रही है, जैसे कि हम और अर्थ के बीच में रिलेशन है। लेकिन जो बाकी फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, या फिर मैग्नेटिक ही बोलें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, वो ऐसे ऐसे करके हम पेज को रगड़ते हैं तो वो चिपक जाते हैं उस पर, जबकि अब उसका वेट नहीं है ज़्यादा, डिफरेंस नहीं है कि स्केल और कागज़ का वेट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये कि वो फोर्स पावरफुल है बस। ठीक है, ये वाली फोर्स जो है वो कम पावरफुल है बहुत ही। अगर सेम वेट की दो चीज़ रखी रहेंगे ना, तो उनके बीच में ग्रेविटेशन लग रही है पर कुछ हो नहीं रहा ज़्यादा, इसलिए सबसे वीकेस्ट फोर्स में गिना जाता है इसको। दूसरा इसका पॉइंट है एक्ट ड्यू टू, या फिर डिपेंड कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे बहुत डिपेंड करती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक मोटा सा आदमी है, उसका मास बहुत ज़्यादा है। मास क्या होता है तुम्हें आगे मैं मास और वेट के बीच में से डिफरेंस बताऊंगा। मास का मतलब है
उसके अंदर जितना भी सामान भरा हुआ है, अगर धरती, मान लो धरती की ग्रेविटेशन हट जाए और हम हवा में फ्लोट करने लग जाएं, तो तब जो हमारा वेट है ना, वजन, उसको मास कहते हैं। और जब धरती हमें खींच रही है, उसके साथ साथ हम उस पर खड़े भी हैं और हमारा खुद का भी वेट है, वो वेट है। ठीक है, वेट का मतलब ऐसा वेट जो ग्रेविटेशन के साथ है, और मास का मतलब जो बिना ग्रेविटेशन के हवा में हमें छोड़ दिया जाए तब जो वजन आ रहा है वो मास होता है। ठीक है, मास कभी बदलता नहीं है। ठीक है, वो फिक्स है, तो वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। ठीक है, ग्रेविटेशन। अब देखो, एक इससे छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है हमारा कि वाई द अर्थ अट्रैक्ट अस ड्यू टू ग्रेविटी नॉट वाइस वर्सा। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी छोटा सा ही, सिंपल, एक वर्ड है इसका आंसर का, उसका आंसर होगा नॉर्मल मास। डिपेंड करती है मास पे, वो मैंने ऊपर तुम्हें बता ही रखा है कि धरती हमें खींच लेती है, हम धरती को नहीं खींच पाते। मान लो ये हम यहाँ धरती पे खड़े हैं, हम इतने से हैं और उछल गए, तो क्या तुम्हें क्या लगता है पूरी धरती हमारे पास आएगी? नहीं आएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है पेपरों में कि धरती हमें खींच लेती है, हम धरती को नहीं खींच पाते। अगर सारे लोग मिलके भी कूदने लग जाए ना, मान लो हर जगह यहाँ से यहाँ से सारे ही लोग, वेट मान लो हो गया, मान लो चलो अर्थ के बराबर हो गया, ठीक है, तब भी क्या होगा, अर्थ वहीं स्टेबल रहेगी, क्योंकि अगर सारे कूदेंगे भी तो सारे अलग अलग पॉइंट पे खड़े हैं। अब मान लो सारे एक जगह पे आके कूदें तो फिर वहाँ पे वेट इतना हो सकता है, क्योंकि लोग तो इतने सारे आएंगे नहीं एक जगह पे। तो कुल मिला के अर्थ स्टेबल ही रहेगी, ह्यूमंस के एफर्ट से ज़्यादा चेंज नहीं होगा, वो भी सिर्फ जंपिंग एफर्ट से। और किसी एफर्ट से मान लो मिसाइल न्यूक्लियर कर दिया तो थोड़ा अर्थ में आ सकती है रोटेशन या कुछ भी, लेकिन ये जो है ना, सिर्फ ह्यूमन के जंप करने से कभी भी उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट अ लाइन that touches a circle at a point, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती है सिर्फ एक पॉइंट पे, उसको टेंजेंट बोलते हैं। ये एक सर्कल एग्जांपल के लिए, एक लाइन ने कुछ इस तरीके से गई और यहाँ पे टच करके चली गई, लाइन ए बी है और इस पॉइंट को नाम देते हैं अर्थ, है ना, चलो अर्थ को ई मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अर्थ नहीं है, सर्कल भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए मैं अर्थ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ई है, तो यहाँ पे जो ए बी लाइन है ना, वो सी पॉइंट पे टेंजेंट बना रही है, किसके साथ? अर्थ के साथ टच कर दिए, सी नहीं सॉरी ई मैंने खुद ही नाम दिया ना, तो ई पॉइंट पे टेंजेंट है वो। ठीक है, अब देखो, वैसे तो ये तुम्हारे मैथ्स का एक आएगा चैप्टर क्लास 10th में, और वैसे सीकेंट भी बता देता हूँ, अभी टेंजेंट बता रहे। सीकेंट अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट पे सर्कल को टच करती है तो उसको सीकेंट बोलते हैं। मैथ्स में तुम इसको पढ़ोगे, लेकिन ग्रेविटेशन में थोड़ा बहुत है इसका। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया कि टेंजेंट क्या होती है। अभी हम ग्रेविटेशन पे आ रहे हैं, ज़्यादा मैथ पे नहीं जाएंगे। ग्रेविटेशन मैंने तुम्हें बता दिया, डिपेंड्स किस पे करती है, एक तो वीकेस्ट फोर्स है, मास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, मास बिना ग्रेविटी वाला। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक किससे रिलेटेड है? हमारे जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स हैं, ठीक है, क्यों प्लैनेट्स सन के अराउंड घूम रहे हैं, या फिर नॉर्मल जो हमारे मून है, ठीक है, मून अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे किस किस फोर्स की वजह से घूम रहे हैं? वो ग्रेविटेशन की वजह से तो नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रेविटेशन क्या करती है, ग्रेविटेशन तो चीज़ों को अपने पास लेके आती है। अगर सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए उन पे, तो सारे प्लैनेट्स तो आके उस पर चिपक देंगे, उस पर चिपक देंगे तो जल जाएंगे, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। अब हम जो पढ़ेंगे फोर्स, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द फोर्स दैट keeps the body moves around any other body towards its center. towards its center, सेंटर का मतलब केंद्र के पास। ठीक है, इसका डायग्राम भी देखेंगे पहले, पर ये है क्या, पहले सेंट्रीपिटल फोर्स समझ लो। सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है? इट इज द फोर्स दैट
कीप्स द बॉडी मूव अराउंड द अदर बॉडी, यानी कि एक बॉडी जो वेट में कम है। एग्जाम्पल के लिए अर्थ मान लेते हैं, ये अर्थ है, ठीक है, वेट ज़्यादा है, हमसे तो खैर ज़्यादा ही, पर मून से भी ज़्यादा है। ये छोटा सा मून है, ये एम लिखा है मैंने इसके अंदर, ठीक है, तो ये मून है। अब अगर ग्रेविटी लगे या ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, वो तो इसको खींच लेगी, क्योंकि अगर वेट की बात है तो वेट में तो खैर ज़्यादा है ही, 1/6 है इसका अगर वेट कम है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही। इस पर जो फोर्स लग रही है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं उसको सी से डिनोट करूँ अगर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करते हैं, कीप्स द बॉडी मूव्स अराउंड एनी अदर बॉडी, यानी कि एक बॉडी है जो ज़्यादा वेट वाली बॉडी होती है ना, उसके अराउंड उसको घुमाती रहती है, वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और टूवर्ड्स इट्स सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये तुम नहीं लिखोगे ना लाइन, तो ये क्वेश्चन मतलब फीका पड़ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टूवर्ड्स द सेंटर का मतलब है कि वो उसके सेंटर के टूवर्ड्स लाने की उसको कोशिश करती है, कि मतलब घूमता रहे, पर उसके जो बड़ी बॉडी है ना, इसका सेंटर को ध्यान रखे और उसकी तरफ को आने की कोशिश करता है, आता नहीं है पर कोशिश करता रहे। टूवर्ड्स द सेंटर मतलब खींचने की कोशिश करती है अपनी तरफ, क्योंकि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, चलो इसमें मून में अभी तो मैं समझाऊंगा, अब मून पे आते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो मून को क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, मून में अगर हमें एक बात करनी हो, मून के 2 ही पॉइंट लिखूंगा मैं, और 2 ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, इट फॉलोज सेंट्रीपिटल पाथ विद अर्थ लिख देते हैं, यानी कि अर्थ के साथ ये कौन सा पाथ फॉलो करता है। जैसे अर्थ सेंटर में है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ घूमता रहता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मून थोड़ा लाइट वेट का है, लाइट वेट का है तो वही घूमेगा। अब अर्थ तो भारी है, लेकिन कभी ना कभी अर्थ भी हल्की पड़ती है। जब सन की बात करते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ये सन ही मान लो, तो इसके अराउंड फिर प्लैनेट्स घूमते हैं, क्योंकि इनका वेट कम है, कितना भी कर ले सन की बराबरी तो नहीं कर सकते, तो ये घूमने लग जाते हैं ऐसे ऐसे करके, ये सोलर सिस्टम तैयार होता है हमारा, ठीक है। तो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स से मून वर्क करता है। अगर कोई पूछे कभी कि मून कौन सी फोर्स से घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो उसको गोल गोल घुमाने के काम करती है और टुवर्ड्स द सेंटर लाने की भी कोशिश करती है। तो अगर मान लो मैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स हटा दूं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम हटा दें तो क्या होगा, जो इसको टुवर्ड्स द सेंटर लाने की कोशिश चल रही है अभी तक इसकी, कि मतलब सेंटर की ओर आता रहे और गोल गोल फॉलो करता रहे एक बात को, अगर ये फोर्स ही हट जाए ना, तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में कहीं भी निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉलर क्या करता है, बॉलर अपने हाथ को घुमाता है ऐसे करके, ऐसे सीधा, तो जब तक वो गोल घुमाएगा बॉल हाथ में रखता है, लेकिन जब जैसी वो फोर्स छोड़ दी ना, अपने हाथ की मस्कुलर फोर्स बॉल पे छोड़ दी, तो वहां से जिस पॉइंट पे छोड़ेगा वहां से सीधी निकल जाएगी बॉल आगे को, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लो अर्थ कहीं इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स को खो दे अपनी, तो मून यहाँ से सीधा निकल जाएगा आगे। जैसे बाकी सेलेस्टियल बॉडी घूमती रहती है, देखो जिन जिन पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो तो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, लेकिन तुमने देखा होगा मीटियोर्स वगैरह सीधा सीधा घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई पत्थर उधर जा रहा है, ठीक है। तो वो जितने भी हैं सारे वो सेंट्रीपिटल फोर्स को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर उन पर लगती नहीं है किसी की सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो सीधा सीधा ट्रेवल करते हैं बाकी। तो अगर मून से सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाए तो क्या होगा, इफ देयर इज no centripetal force around moon, then it moves straight line in our, यहीं पे लिखना है इसका आगे का हिस्सा, इन आवर सोलर सिस्टम एज comets and meteors। comets and टेरेस्ट्रियल बॉडी लिख सकते हैं इसको, टेरेस्ट्रियल से लिख देते हैं, ठीक है। ये लिख लेना अच्छे से। इसके 2 पॉइंट है, पहली बात तो मून सेंट्रीपिटल फोर्स करता है किसके साथ, अलोंग अर्थ या फिर विद अर्थ लिख सकते हैं। दूसरा, इफ देर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स कभी ना हो, मान लो मून के अराउंड ना हो, मून की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, देन इट मूव स्ट्रेट लाइन इन अवर सोलर सिस्टम, यानी कि वो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा जहाँ से भी वो हटेगी। अब स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा
तो किसकी तरह घूमेगा बाकी, जैसे हमारे कोमेट्स या बाकी टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं जो जिनके पास कोई अपनी ग्रेविटेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, किसी को फॉलो नहीं करे ना, वो सीधा, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन तुम्हें घरेलू एग्जांपल देता हूँ। देखो एक घर है, ठीक है, घर में पापा होते हैं। पापा कैसे होते हैं भाई, जिनसे थोड़ा डर है सबको। डर होना जरूरी है, ऑब्वियस बात है, डर नहीं होगा तो क्या होगा, डर नहीं होगा। जैसे मान लो ये है हमारा सन, ये सन है, ठीक है, सन मान लो है पापा, डर है, गर्म भी बहुत है, ठीक है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं, पर अच्छे होते हैं, पर ये है कि थोड़ा प्रेशर बना के रखते हैं ताकि बच्चे बिगड़े ना, ठीक है। तो ये सन है, सन क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा सब पे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। अब इसके अराउंड क्या हो रहा है, इसके अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, यहाँ पे इसके अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। अब अगर मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा दे, यहाँ पे मान लो कभी एक बाप ने क्या किया, अपने बच्चों से थोड़ा सा मतलब ध्यान हटा दिया, तो बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, वो किधर भी भटक सकते हैं। यहाँ इस एज में हटा दिया तो भी भटक जाएंगे, इस एज में हटा दिया तो भी भटक जाएंगे। कुल मिला के क्या सीन है, बिल्कुल घरेलू एग्जाम्पल, सेंट्रीपिटल फोर्स यूज होती है ताकि वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है टुवर्ड्स इस सेंटर, ठीक है। और अगर वो ना हो तो फिर हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। एग्जैक्ट जैसे मतलब नॉर्मल लाइफ में, सही एग्जाम्पल दे दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, तो वैसा ही होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स, मून के बारे में पढ़ा, टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट भी बता दी इसको, सीकेंट वैसे टेंजेंट यहाँ पे मैं सीकेंट लिख देता हूँ, ये सीकेंट होती है, ठीक है। और कि अर्थ हमारी तरफ आती है, हम अर्थ की तरफ क्यों नहीं जाते, और ग्रेविटेशन का मेन जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं, देखो एक फॉर्मूले वाले भी चैप्टर हैं इसमें, तो इसमें कई सारे फॉर्मूले भी हैं, कई सारे तो नहीं, बस एक ही फॉर्मूला, दो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स तुम्हें नंबर याद रखने पड़ेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे आते हैं। देखो ग्रेविटेशन तो हमने पढ़ लिया, पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या है, यूनिवर्सल का मतलब है, यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है जो यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई हो, तो ठीक है, सबसे पहले उसी पे डिस्कस करते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है, पहले तो वो समझेंगे क्या, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ इसमें कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attracts another object with a force called gravitation। अब इसका क्या मतलब है, ये मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, ठीक है, काफ़ी काम की चीज़ है ग्रेविटेशन। देखो इसमें क्या बोला है कि एवरी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे को अट्रैक्ट करता ही है, ठीक है, चाहे फोर्स ना हो भी, एडवांटेज भी है। एडवांटेज का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हें क्लास में कोई बढ़िया सी लड़की सही लगने लगी, अच्छी लगी तुम्हें कोई लड़की सही लगी भाई, वो लड़की तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड नहीं है टॉपिक, पर लड़की हमें अट्रैक्ट करी। अब हम सोच रहे हैं हमारे पास तो लुक्स नहीं है, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं है, कैसे भी हो, बेकार चल रही जिंदगी। पर जब इसमें लिखा है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, बस तुम्हारे पास ये समझो कि लुक्स की फोर्स नहीं है पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा करो, ठीक है, धीरे धीरे काम बन जाते हैं। तो ग्रेविटेशन मतलब ये कहता ही है कि हर ऑब्जेक्ट ना दूसरे को अट्रैक्ट करता ही है, पर ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से, पर ये मेन क्या कॉन्सेप्ट है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से करता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन का मतलब, डेफिनेशन तो हमने लिख ली ग्रेविटेशन को, ये 2 बार लिख दी बल्कि। अब देखो ग्रेविटेशन का जो मेन डेफिनेशन है फिजिक्स के हिसाब से, वो क्या है, डेफिनेशन वो है जिससे फॉर्मूला तैयार होगा इसका, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their masses and inversely proportional to the square of the distance, अब ये है थोड़ा समझने की चीज़, यही थोड़ी सी समझने की चीज़ है, बाकी सब इजी है इस चैप्टर में, ठीक है। ये नॉर्मल तुम्हारी प्रॉपर डेफिनेशन है जिससे हमारा न्यूमेरिकल का फॉर्मूला तैयार होगा, मतलब न्यूमेरिकल सोल्व करने के जो क्वेश्चन होते हैं उसको न्यूमेरिकल बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला तैयार होगा इससे। क्या बोला है भाई, फोर्स जो है, देखो फॉर्मूला कैसे तैयार होता है, मैं तुम्हें इसके साथ साथ लिखना सिखाता हूँ। या तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो ये याद रहेगा, ये याद होगा तो फॉर्मूला याद रहेगा। कैसे बोला है कि भाई फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ठीक है, किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट हैं कोई, ठीक है, यानी कि मान लो एक ऑब्जेक्ट ये रहा m1 मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये रहा जिसका मास m2 है, ठीक है।
इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं ग्रेविटेशन को, ठीक है। तो क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, m1 मल्टीप्लाई m2 के, बोला ना प्रोडक्ट ऑफ देयर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अपॉन में किसका, डिस्टेंस को d मानते हैं तो d का स्क्वायर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कैसे है जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या बताइए, यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स को बोल रखा है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने तुम्हें कई बार बता रखा है, पर जरा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी कि फोर्स अगर बढ़ जाए, कब बढ़ेगी फोर्स, जब इनके मास का ना, अगर मास दोनों का बढ़े तो फोर्स बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि छोटा सा एक पत्थर है, पत्थर जिससे बना है, धरती भी उसी तरीके की चीज़ों से बनी है, मतलब पत्थर ही एक तरीके से, धरती भी काफ़ी बड़ा पत्थर है, ठीक है। तो वो पत्थर तुम पे फोर्स लगाएगा, कितनी फोर्स लगाएगा, हम जाके पत्थर को लात मारते हैं, पत्थर तो कभी हमारे पास आएगा नहीं, ठीक है। तो होगा क्या, डिपेंड करता है मास ज़्यादा होना, मास बढ़ जाता है ना तो फोर्स अपने आप बढ़ जाती है, इसलिए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वही पत्थर अगर अर्थ बन जाता है हमें खींच लेता है, क्यों, क्योंकि मास बढ़ गया, मास बढ़ता है तो फोर्स बढ़ जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा समझ में आ गया कि ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ये सामने सामने इसलिए लिखे जाते हैं कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है कि डिस्टेंस बढ़ जाए ना तो ये कम हो जाता है। अब ये कैसे है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, मैं इनको थोड़ा दूर कर दूं ऐसे और ऐसे, ये हो गई, फोर्स कम हो जाती है धीरे धीरे, तुम्हें पता ही है। अब ये दोस्त है, ये ए बंदा है, ये कोई बी बंदा है, ठीक है, अच्छे दोस्त हैं दोनों, साथ में रहते हैं, स्कूल जाते हैं डेली, तो ये दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया, धीरे धीरे दोस्ती का रिश्ता भी धीरे धीरे कम हो जाता है, होता ही है। अब बोलना आसान है कि नहीं होता, पर होता तो है। जो डेली मान लो ये मोमोज खाया करते थे साथ में, अब तो नहीं खाते, चलो कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो सेलिब्रेशन होती है, जो प्रेजेंस होती है, वो तो नहीं होगी ना, तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम हो जाती है, ठीक है। अब ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है, आगे समझ में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो हो गया फोर्स का नॉर्मल सा फॉर्मूला। पर अभी देखो, अब इसका जो मेन फॉर्मूला वो बनता कैसे है। सबसे पहले तो यहाँ पे लगाते हैं हम इक्वल्स टू, ये m1 इंटू m2 तो हमें पता ही है, नीचे d2 भी पता ही है। अब इसका ये जो d2 कहाँ नीचे लगा दिया मैंने, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। जनरली हम के यूज करते हैं, ग्रेविटेशन के लिए हमने एक कांस्टेंट बना रखा है, उसको कहते हैं जी, ठीक है। तो ये है इसका पूरा फॉर्मूला जो तुम न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, ये वाला, कि तुम्हें कोई भी फोर्स निकालनी है दो ऑब्जेक्ट के बीच में और उसका डिस्टेंस भी दे रखा है कि कितनी लग रही है, तो इस फॉर्मूले को रखो, जो जो जिस हिसाब से रखना है, काट पीट के स्क्वायर करो, जैसे भी करो, आंसर मिल जाएगा न्यूमेरिकल के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं तुम्हें खुद ही बताऊं कि इन सब की वैल्यू मैंने तुम्हें दे रखी है, तो फोर्स अपने आप निकाल दोगे, ठीक है। फोर्स में क्या लगोगे, न्यूटन लगा दोगे, फोर्स की वैल्यू तो ऐसा यूनिट तो न्यूटन होती है, ठीक है। तो इससे तो लगा सकते हैं। अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि देखो ग्रेविटेशन जो जी है ना, इसकी वैल्यू है हमारे पास एक, जैसे फोर्स तो हम निकालते हैं, ठीक है, फोर्स तो हमें निकालनी पड़ती है कैलकुलेट करके, ये भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट के मासेस भी दिए जाते हैं, ये डी स्क्वायर डिस्टेंस भी दिया जा सकता है। पर ग्रेविटेशन की ना एक अलग से साइंटिस्ट ने वैल्यू निकाल रखी है, और वो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी कुछ ऐसा यूनिट होती है, तो वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। अब तुम बोलोगे ये सब याद करना पड़ेगा, या तो करना पड़ेगा, कितना हिस्सा, इतना हिस्सा याद करना पड़ेगा। अब ये यूनिट कैसी निकली, देखो अगर मान लो मैं इतना बोलूँ कि ये इसकी जो यूनिवर्सल लॉ बता रखा है कि इसको ग्रेविटेशन को हम इतना लेंगे, ठीक है। ये और एक और बात, ये पूरे ऑल ओवर द गैलेक्सी यूनिवर्स हर जगह यही रूल अप्लाई करोगे तो आंसर हमारे सही आएंगे, यानी कि ये फॉर्मूला हर जगह सही लागू होता है, ठीक है, ये वाला। अब देखो ये कहाँ से आया हमारे पास, ये जो इतनी बड़ी ऐसा यूनिट है, क्योंकि हमारे पास ऐसी यूनिट तो छोटी छोटी होती है। अब देखो इसकी ऐसा यूनिट निकालनी थी मुझे, जरा ध्यान से देखना कि मुझे इसकी ऐसा यूनिट निकालनी है, तो ये जो ये है बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा ना, तो ये डी मैंने भेज दिया ऊपर एफ के साथ। यहाँ पे मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे डी आ गया, चलो मैं नीचे कर देता हूँ, इस एफ के पास डी ऊपर आ जाएगा, डी स्क्वायर में जी को छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे सर, ये m1 m2 ऊपर है, ये नीचे चले आएंगे m1 m2, ये ऐसे। तो ये सब क्या बना, देखो न्यूटन, इसका डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और ये क्या है मास का केजी, एक केजी दोनों केजी स्क्वायर, तो यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशन की ऐसे यूनिट इस तरीके से निकालते हैं, सबको उधर भेज दिया जाता है तो अपने आप ऐसे यूनिट निकाल देते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो मैंने कुछ भी लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, जब मैंने फोर्स तो ये न्यूटन है, ये वहाँ गया ऊपर चला गया तो ये मीटर स्क्वायर लग गया डिस्टेंस का, ये केजी स्क्वायर नीचे चला गया इसलिए इसमें नीचे लिखा है केजी, ठीक है, ये भी हो गया। तो ये इसकी छोटी सी ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब देखो ये जो रूल है, ये जो ग्रेविटेशन का हमारा जो वैल्यू दे रखी है साइंटिस्ट ने,
ये एक तो पहली बात पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, तो पहले लिख ही लेते हैं इसको, एक लाइन तो लिखनी बनती है इस पर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी इज एप्लीकेबल इन ऑल ओवर द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, इस वैल्यू से हमारे हर बार सही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रेविटेशन का फॉर्मूला भी, और साथ साथ उसका हमारे वैल्यू भी पता चल गई कैपिटल जी की। कैपिटल जी के बाद अब आते हैं इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब ग्रेविटेशन इतनी जरूरी क्यों है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, ये है। अब इसके 4 पॉइंट है, एक एक करके लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो इट ties humans and other objects with earth। दूसरा it helps moon to revolve around earth। तीसरा all planets move around sun। चौथा tides in आएगा, tides in earth forms due to the gravitation of sun and moon। ओह, ये भी हो गया। अब देखो ये क्या क्या लिखा है मैंने। ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ लग रही है, बस कुल मिला के 3-4 पॉइंट बताने दे। सबसे पहली बात तो इट टाइज ह्यूमन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विद अर्थ, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ के ऊपर, ह्यूमंस हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बिल्डिंग्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अर्थ पे ही चिपकी हुई हैं ना, अच्छे से उड़ तो नहीं रही हवा में, तो उसके लिए ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो चीज़ें उड़ने लग जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात कि इट हेल्प्स टू मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी कि इसी की वजह से जो चांद है वो धरती से दूर नहीं जा पा रहा ज़्यादा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो लगी हुई है उसके पास। ऐसे ही सिमिलरली क्या सारे प्लैनेट सन से दूर नहीं जा पा रहे, सन के अराउंड घूमे जा रहे हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ लग रही है, जैसे कि अर्थ, ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है कि अर्थ के ऊपर जो टाइड फॉर्म होती है ना, जैसे कि लहरें, वो कहाँ से फॉर्म होते हैं, वो ऐसे नहीं होती कि पानी ज़्यादा तेज चल रहा है हवा से फॉर्म होते हैं। एक्चुअल रीज़न क्या है, जैसे कि ये अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर पानी है, यहाँ पे सन है, क्लास ध्यान से समझना, यहाँ पे सन है, सन ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, इसीलिए ना वो अर्थ को तो नहीं खींच पाता, पर जो लिक्विड चीज़ है वो उसकी तरफ आने लगती है, इसीलिए धरती पे लहरें बनती हैं। ये शायद तुम्हें पता भी हो सकता है, पर नहीं पता होगा तो तुम्हारे लिए यूनिक बात है, ठीक है। जो लहरें बनती हैं वो सन की ग्रेविटी के साथ साथ और एक मून की ग्रेविटी के साथ साथ भी बनती है। ये दोनों उस ग्रेविटी पुल तो लगा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स तो है सबके अंदर, कहीं ना कहीं हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक फोर्स होती है। तो ये दोनों जो लहरें बनने का है, टाइड्स बनने की, टाइड फॉर्मेशन में ये दोनों का फोर्स काम आता है, ग्रेविटेशन फोर्स, किस पे, अर्थ के ऊपर जो लगता है, ठीक है। अर्थ को तो नहीं खींच पाते क्योंकि दूर है, देखो चांद तो छोटा है, इसकी तो मजबूरी है, नहीं हो पाएगा इससे। अब पर ये इतना है कि टाइड तो ला ही सकता है, और सन दूर बहुत है इसलिए भी नहीं कर पाता, ये अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। अब होता क्या है कि ये दोनों टाइड फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि कौन ज़्यादा बड़ी टाइड फॉर्म करता है, तो आंसर है मून, क्योंकि मून बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये अर्थ है ना, मान लो तो उसकी इतनी टाइड्स की लेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है तो वो इतनी इतनी दूर तक की टाइड्स बना सकता है, और सन सिर्फ इतनी इतनी, मतलब सन काफ़ी दूर भी है ना, इसलिए सन जो है लेस टाइड फॉर्म करता है, उसकी ग्रेविटेशन कम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सन की ग्रेविटेशन कम है, और वो थोड़ा दूर ज़्यादा है, इसलिए उसकी टाइड्स जो है वो कम फॉर्म होती हैं एज कम्पेयर टू मून ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो इसमें हमने ये पूरा ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, फ्री फॉल क्या होता है, आगे की टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फ्री फॉल की बात कर लेते हैं। फ्री फॉल तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा कि फ्री फॉल का क्या मतलब है। फ्री फॉल का मतलब है छोड़ देना किसी भी चीज़ को जो गिर जाए, ठीक है। तो फ्री फॉल इतना तो है ही, इसकी डेफिनेशन भी देख ही लो।
फ्री फॉल क्या है, अगर 2-3 नंबर में आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। फ्री फॉल क्या है, व्हेन ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कहने का क्या मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगती है ना तभी फ्री फॉल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैंने किसी चीज़ को रिलीज़ किया, ठीक है, और किसी चीज़ को थ्रो किया, तो दोनों में से फ्री फॉल कौन सा है। देखो जब मैं एक बिल्डिंग की किसी हाइट पे चला गया, फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे हाइट पे चला गया और यहाँ से मैंने ना एक बॉल को रिलीज़ कर दिया यहाँ पे, तो वो ऐसे करके नीचे आ रही है। अब रिलीज़ करा और एक बंदे ने यहाँ पे क्या किया, थ्रो किया, इस बॉल को यहाँ पे थ्रो कर दिया, तो फ्री फॉल क्या होगा, फ्री फॉल क्या होगा, जैसे जो मैंने बॉल को छोड़ा ना, मैं रिलीज़ किया, यानी कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं दी, ठीक है। अब अगर इसको फोर्स मैंने नहीं दी, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फोर्स नहीं दिया मैंने, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होके गिरेगा, यानी कि इस पर सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है, कि ग्रेविटी बुला रही है इसको नीचे, और कोई फोर्स नहीं है इसके नीचे आने की, और कोई दूसरी वजह नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है। इसके नीचे आने की 2 वजह है। इसने क्या किया, एक तो पहली बात तो थ्रो किया, यानी कि इसको इनिशियल फोर्स, खुद की फोर्स दे दी पहले तो, ठीक है, और नीचे ग्रेविटी भी खींच रही है, इस पर 2 फोर्स लग रही है, इस पर सिर्फ एक लग रही है, वो भी ग्रेविटेशन। तो जिस पे सिर्फ एक फोर्स लगे वो भी सिर्फ ग्रेविटेशन, उसी को फ्री फॉल बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया फ्री फॉल। अब बढ़ते हैं आगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन तुम्हें पता ही होगा, हमने पढ़ा था चैप्टर 8 और 9 में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अभी तक हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, अब हम ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं। अब ये मत सोचना कि सेम है, अलग अलग हैं दोनों चीज़ें, कंफ्यूज होने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। कैपिटल जी जो होता है हमारा ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन का मतलब है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है तो वो ग्रेविटेशन हो गया। ग्रेविटी का क्या मतलब है, ग्रेविटी का मतलब है जब एक ऑब्जेक्ट किसी बड़ी सी चीज़ को अप्लाई हो रहा है, उसके बीच में फोर्स लग रही है, यानी कि जब मास का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाए, यानी एक जगह किसी छोटी सी चीज़ की बात हो रही है और एक जगह कोई प्लेनेट की बात हो रही है, उसके कंपैरिजन में उसको ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे कि मान लो एक मार्कर दूसरे मार्कर से जो फोर्स लगा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये मार्कर जब मैं छोड़ रहा हूँ धरती पे गिरा, तो धरती काफ़ी बड़ी है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस मास को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इजीली, तो हम इसकी एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेंगे। देखो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आएगा, पर ग्रेविटी क्या है, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी प्लेनेट या बड़ी सी सेलेस्टियल बॉडी से कंपेयर किया जाता है उसकी फोर्स निकालने के लिए, तो वो है ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन क्या है, वो जो 2 बराबरी की वेट का है या फिर थोड़ी कम ज़्यादा वेट की है, तो उसकी बात होती है ग्रेविटेशन, जो 2 सिमिलर वेट है। और ग्रेविटी का मतलब है जब बहुत बड़ा किसी कोई छोटे से कंपेयर करा जा रहा हो, ठीक है, कंपेयर तो मतलब क्या, उसके बीच की फोर्स निकालने की बात हो रही है, ठीक है। तो ग्रेविटी वो होती है। सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है, इंक्रीज ऑफ, या फिर इंक्रीज इन लिख देते हैं, इंक्रीज इन वेलोसिटी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ बॉडी। बॉडी लिख देते हैं, सेलेस्टियल या टेरेस्ट्रियल कोई भी हो सकती है, ठीक है, या सिंपल बॉडी भी हो सकती है कभी कभी। तो यानी क्या, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है जब हम किसी चीज़ को फ्री फ्लो करते हैं, या फिर नहीं भी करते तो भी। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो स्पीड है यहाँ से शुरू करोगे धीरे धीरे गिरना शुरू होगा, यहाँ पे भी धीरे धीरे, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचती है ना काफ़ी स्पीड हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, क्योंकि वो स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16, ऐसे ऐसे करके अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन तो वही होती है ना, जब स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ी है, फिर वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन भी होती है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला, ये ग्रेविटी और ग्रेविटेशन सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। क्यों करना पड़ता है ये वाला फॉर्मूला, उस वाले से क्यों नहीं कर पाते। उसमें क्या था, हमने लिखा कि F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब m1 m2 इजीली लिखना पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का वेट इतना एडजस्टेबल है कि हम उसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब बात होती है किसी सेलेस्टियल बॉडी की, जब ग्रेविटी की बात, ग्रेविटेशन की बात नहीं, जब ग्रेविटी की बात आती है तब m और a करना पड़ता है। यानी कि देखो सीधी सी मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरा वेट है अराउंड मान लो 45-50 kg के आसपास है, ठीक है, किसी दूसरे बंदे का वेट भी इतना ही है मान लो, तो हमें बीच में फोर्स निकालनी है, हमें डिस्टेंस भी दे दिया तो निकाल देंगे सारा फॉर्मूला लगा के, ठीक है, ईजी है।
अब मेरा अर्थ के साथ निकालना है, वेट में कितने जीरो लगाओगे अर्थ के वेट में, कैलकुलेशन करना कितना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। इसलिए तब समझदार आदमी क्या करता है कि वो तब इस वाले दूसरे मास को नहीं देखेगा, वो बस उस ऑब्जेक्ट के मास को देखेगा और उसकी एक्सेलरेशन को देख लेगा कि कितनी जोर से वो उस पर गिर रहा है या क्या हो रहा है, वो फोर्स बता देगा। तो इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन का यूज करते हैं, क्योंकि अगर मान लो अर्थ का वेट कितना ज्यादा, कितने जीरो लगेंगे, जुपिटर का वेट कितना ज्यादा, सन का वेट कितना ज्यादा, करना पॉसिबल है, पर बेवकूफ वाली बात हो जाएगी ना कि कितना समय वेस्ट करके, जब सिर्फ अपनी एक्सेलरेशन से भी काम हो जाएगा कि मेरा मास और मेरी गिरने की एक्सेलरेशन या फिर मेरी भागने की एक्सेलरेशन ही हमारी फोर्स बता सकती है जब, तो फिर जरूरी है अर्थ की, मतलब अर्थ के मास को भी कैलकुलेट कर ही लेना, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका मास यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन में तो बॉडीज बराबर होती है, पर ग्रेविटी में एक बॉडी बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी फोर्स निकालने के लिए एक तो m ले लेते हैं पर दूसरा a लेते हैं, एक्सेलरेशन उसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ, ग्रेविटेशन फाइंड करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं फॉर्मूला लेते हैं Gm1m2/r², क्योंकि पॉसिबल है, m1 m2 क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, कहने को तो स्मॉल ही ऑब्जेक्ट है ना बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले, ठीक है। लेकिन जब ग्रेविटी की बात आती है, यानी कि अपनी और किसी ऐसी चीज की फोर्स निकाली जा रही है जिसका वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है उस ऑब्जेक्ट से, तो उस फोर्स को निकालने के लिए हम F=ma लेते हैं, बिकॉज इट अप्लाइज बिटवीन अ बॉडी एंड अ प्लेनेट, ठीक है। अब प्लेनेट के लिए इतना सारा उसके कितने सारे जीरोस वगैरह मैं तो पहले ही बता दिया, ठीक है। इसलिए हम लोग ग्रेविटेशन के लिए ये और ग्रेविटी के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या जानने वाली चीज़ है, देखो सबसे पहली बात तो F=Gm1m2/r² होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये हमें ग्रेविटी चाहिए, ये चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो स्पीड है ना वही हमारी ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटेशन नहीं, तो जो a है वही हमारा g है। यहाँ पे हम खुद ही बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि a को हम g के बराबर मानेंगे, ठीक है। अब इनको कंपेयर करते हैं इसी हिसाब से, तो f को ma भी बोला है मैंने, तो मैं इस साइड इसको ma लिख सकता हूँ, ma = m1m2/r²। अब देखो ये जो a है ये तो g के बराबर है, तो मैं इसको g लिख सकता हूँ =Gm1m2r²। अब इस m से एक m कट गया, ठीक है, कोई भी m1 या m2 कोई भी काट दो। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे रह गया g और बचा सिर्फ Gm/r²। अब m1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि m एक ही बचा है, तो r² लिख दिया, ये हो गया g, क्लियर, ये हो गया g की वैल्यू। अब अगर g का हमें वैसे इसकी मतलब यूनिट बताई जाए अर्थ के हिसाब से, तो अर्थ पे जैसे इसकी पर्टिकुलर पूरे यूनिवर्स की ग्रेविटेशन की एक ही है, वो है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। इसकी क्या है, ये डिपेंड करती है, प्लेनेट पे डिपेंड करेगी। अगर मान लो बॉडी और प्लेनेट की बात हो रही तो प्लेनेट पे बहुत डिपेंड करेगी, उसके मास पे तो करेगी। तो अर्थ पे जो है, अर्थ पे पूरे अर्थ के कहीं पे भी हम इसको 9.8 न्यूटन ले सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग किसकी ग्रेविटी की बात करें अर्थ पे, पर ये चेंज हो जाती है। मून पे बात करें, मून पे पता है भाई 1/6 है, तो 1/6 के लिए क्या 1.62 न्यूटन हो जाता है, मतलब ग्रेविटी बदल सकती है। अब ग्रेविटेशन में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगते हैं, सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट और एक प्लेनेट के बीच में लगती है, ठीक है। और चेंज होती है हर जगह ग्रेविटेशन तो फिक्स है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब ग्रेविटी लगनी है वो तो बराबर ही लगेगी, ठीक है, ग्रेविटेशन लगेगी बराबर। लेकिन ग्रेविटी क्यों अलग अलग है, क्योंकि हर बार देखो एक बॉडी प्लेनेट तो बदल जाता है। अब मैं इस बॉडी का वेट उठा लूँ, मतलब मैं अपना ही वेट उठा लूँ एक जगह पे, मेरा वेट या इस मार्कर को ही ले लेता था, ये मार्कर मैंने धरती पे छोड़ दिया, अब ये धरती और मार्कर अट्रैक्ट करें एक दूसरे को, तो फिर हम किस किस को देखेंगे, धरती का वेट अलग है। अब चांद पे छोड़ेंगे लेकिन ये तो सेम है ना, ये तो चेंज नहीं कर रहा, इसको जुपिटर पे भी छोड़ दो तो भी सेम है, यानी डिपेंड कौन चेंज हो रहा है बार बार। ये जो है जी अपना वैल्यू चेंज करता है अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स या फिर अकॉर्डिंग टू सेलेस्टियल बॉडी। सन पे छोड़ेंगे तो चलो मान लो सन इसको नहीं जला रहा तो सन पे रख दिया, तब ज़्यादा अट्रैक्ट होगा क्योंकि सन का मास बहुत ज़्यादा है और उसका फिर ये कोई इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो मून का वेट कम है अर्थ से तो ये वैल्यू कम है न्यूटन की, ठीक है। और अगर इसकी बात करें अर्थ पे, अर्थ थोड़ा बड़ा है इसलिए वैल्यू ज़्यादा है, अगर सैटर्न पे करेंगे तो और ज़्यादा, जुपिटर पे करेंगे और ज़्यादा, पर इसका नहीं बदलेगा, ठीक है। और ग्रेविटेशन में क्या, ग्रेविटेशन का तो एक ही फिक्स है 6.67 वही इंटू 10⁻11 होगा, ठीक है। अब देखो जिस ग्रेविटी की हम बात कर रहे थे वो किस तरीके से चेंज हो जाती है, दो प्लैनेट्स के बीच की बता रखा है मैंने, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। जैसे कि ग्रेविटी चेंजेस ड्यू टू मास, की ग्रेविटी जो है वो मास की वजह से चेंज होती है। हमें पता है कि मास अगर ज़्यादा तो ग्रेविटी कम ज़्यादा लगती है। अर्थ का मास इतना है 5.98 × 10⁻⁻24 kg, यानी कि अर्थ का एक तरीके से वेट है जिसको हम वेट कहते हैं वो मास होता है, ठीक है।
तो वो ये है, और मून का इतना है 10⁻²2, यानी कि इससे कम है। रेडियस अर्थ की ज़्यादा है, बड़ी है बॉडी, ठीक है, और इसकी बॉडी, अगर मून की बॉडी कम है तो इसकी रेडियस कम है, रेडियस कम है, इसकी वजह से जो ग्रेविटी लगती है वो ज़्यादा अर्थ पे लगती है, और इसका 1/6 है, तो इसको अगर 6 से डिवाइड करें तो प्रॉपर यही आएगा, तो इस पर इतनी लगती है मून पे ग्रेविटी, ठीक है। ये मैंने तुम्हें लिखित में बता दिया कि असल में डिपेंड करता है, ग्रेविटी बदल जाती है प्लैनेट के हिसाब से, ठीक है। अब देखो मास और वेट, ये बहुत कंफ्यूजिंग था, अब इसको जरा डिफरेंस इसका देख लेते हैं, एक ही बार में इसको क्लियर कर देते हैं। देखो मास और वेट का क्या हिसाब है। सबसे पहले देखो मास क्या होता है, पूरा डिफरेंस ही देख लेते हैं, मास और वेट। मास क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ द inertia of body, inertia of body, ठीक है। दूसरा है it remain constant at everywhere। तीसरा पॉइंट है SI यूनिट इज kg, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं एक ही बार में। वेट क्या होता है, इट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट बाय अर्थ, और it changes according to celestial body, celestial body। जो वेट होता है वो m/g होता है, और SI यूनिट क्या होती है वेट की, SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। हो, अब देखो पहले इनको समझा देते हैं जितना भी मैंने लिखा सारा, ठीक है। देखो इसमें मैंने क्या क्या क्लियर किया, इसमें खैर मैंने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी है, पर होता क्या है जरा देख लो। देखो सबसे पहले मास क्या है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, यानी मेजर ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया न्यूटन का सेकंड नियम मत समझना, इनर्शिया का मतलब है जितना उस बॉडी में असल में वजन है उसके। जैसे इस मार्कर की बात करें, मार्कर के अंदर इंक है, ठीक है, इंक का कुछ लिक्विड है, लिक्विड का वजन है, बाकी प्लास्टिक की बॉडी है, हल्का सा ऊपर एक कैप है, नीचे भी एक है, ठीक है। तो इसका जो टोटल एक तरीके से वजन है वो इसका मास है, ठीक है। ये किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ ये इतना ही रहेगा। वेट की बात करें, अगर मैं इसको किसी मशीन पे रख दूं कैलकुलेट करने वाली, ठीक है, उसमें क्या होता है, उस पर रखा जाएगा ना, तो रखने पे क्या होगा, अब एयर में था तो मैं उसको मास बता देता था, ठीक है, अभी मैंने किसी चीज़ पे रख दिया तो एक तो इसका खुद का मास लग रहा है, दूसरा इसको अर्थ भी नीचे से खींच रही है। तो वेट क्या होता है, मतलब खुद का जो मास होता है वो नहीं है, मास मल्टीप्लाई द ग्रेविटी ऑफ एनी प्लेनेट जिस पे है वो उस टाइम उसका, तो वो होता है वेट, ठीक है। अब जो मास है ये तो किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो अभी अर्थ पे रखा हुआ है तो इस पे इतनी फोर्स रख दे तो इसका कुछ अलग वेट आ जाएगा। इसी को मैं मून पे रख दूं तो मून तो कम लगा रहा है फोर्स, तो ये थोड़ा हल्का फील होगा। जुपिटर पर, जुपिटर और बड़ा है वो तो ज़्यादा खींचेगा तो इसका वेट उसी मशीन पे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये जो है वेट अकॉर्डिंग टू चेंज होता है सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि किस सेलेस्टियल बॉडी पे है, कौन से प्लेनेट पे है, या किसी ऐसी घूमते फिरते किसी मीटियोर वगैरह पे, तो उसके हिसाब से चेंज हो जाता है, लेकिन मास तो चेंज नहीं होगा। जो इसका असल में वेट है यानी वजन है वो तो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। अच्छा मास की ऐसे यूनिट होती है केजी, जो तुम आज तक पढ़ रहे हो कि वेट की होती है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाता है। और जो वेट है उसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन, ठीक है, क्लियर। इन दोनों के बीच में, और ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में भी, ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स, और ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट और दूसरा प्लेनेट के बीच में लगने वाली फोर्स, ठीक है, वो ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर में ना न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स के अब तुम ऐसा सोचो कि पहले ही तो फॉर्मूला बता दिया, और भी कितने सारे फॉर्मूले, तो फॉर्मूले अब ज़्यादा नहीं है, अब टेंशन वाली बात ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो तुम्हें वो जो 3 मोशन वाले फॉर्मूले थे वो याद होने चाहिए। सबसे पहले वाले तो एक तो v = u + at, पहला। दूसरा क्या है हमारा 2as = v² - u²। तीसरा है s का फॉर्मूला क्या है हमारे पास ut +
1280²। यही फॉर्मूले लगेंगे सेम, कोई एक्स्ट्रा याद नहीं करने, बस ये याद करना, ठीक है। पर इसके साथ साथ इसमें जब तुम बोलोगे फिर ये तो मोशन वाले न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तो ग्रेविटी का क्या है, ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट आ सकते हैं कि मान लो जैसे हम बोलते थे कि इसका इनिशियल इतना है फाइनल इतना है, इस बार हम बोलेंगे कि इसको इधर से फेंक दिया तो ग्रेविटी भी काम कर दिया, तो उसको कैसे हम जस्टिफाई करें न्यूमेरिकल्स में, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो कैसे हम इसको जस्टिफाई करें उस तरीके से, तो वो देखो कैसे होगा। सबसे पहले देखो कि अगर एक ये है ग्रेविटी जिसमें ग्रेविटेशन वाले न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर कोई किसी चीज़ का डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो है वो रहेगा सेम, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, चाहे फिर वो ग्रेविटी वाला है या नॉर्मल मोशन वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। दूसरा, अच्छा उसको कर लेते हैं, एक सेकेंड, अगेंस्ट द ग्रेविटी के हिसाब से लिख लेते हैं कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से हमें समझना है, ठीक है। जैसे कि एक है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रही है फोर्स, ठीक है, और दूसरा विद ग्रेविटी या फिर टूवर्ड्स लिख देते हैं, टूवर्ड्स द ग्रेविटी लग रही है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ये दो टाइप से। तो डिस्टेंस तो रहेगा सेम दोनों जगह, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर ही रहता है, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी आगे क्यों, ठीक है। दूसरा, वेलोसिटी की बात करें, वो भी कौन सी वेलोसिटी, पहले वी तो हमारा फाइनल वेलोसिटी होती है। अच्छा, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी लग रहा है और वो क्या कर रहा है, वो ना नीचे से ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट तो तभी होता है क्योंकि ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है, और वो ऊपर जा रहा है, और टुवर्ड्स का मतलब है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर, तो क्या होगा, इसकी फाइनल फोर्स क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। जीरो क्यों, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकें तो इनिशियल तो हमने दी थी, फाइनल क्या है, जीरो, वहाँ पे आके एक टाइम पे जीरो हो गई थी, फिर नीचे वापस गिरेगा वो अलग बात है, पर ये फेंका यहाँ पे आके जीरो हुआ, बिल्कुल जो फाइनल फोर्स थी वो बिल्कुल जीरो पे आके रुक गई, यहाँ पे 80 से शुरू हुआ, धीरे धीरे करके स्पीड कम हो यहीं रुक गया, तो वो जीरो है। इसकी बात करें, इसकी फाइनल की बात करेगा, मान लो किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ दिया नीचे की तरफ, ठीक है, तो जो नीचे गिरेगा तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि वो ऐसे गिरे धड़ाम से उसकी फोर्स जीरो हो, तो उसकी फोर्स कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये फाइंड करनी पड़ सकती है, वो मतलब न्यूमेरिकल्स में बोल दिया जाएगा कि किसी चीज़ को फेंका या अगेंस्ट द एयर फेंका, वो तुम्हें देखना है कि इन दोनों में से कंडीशन कौन सी, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनिशियल की। इनिशियल अगर किसी चीज़ को हम लोग नीचे से फेंक रहे हैं, नीचे से फेंक रहे हैं, तो ऊपर फेंकने के लिए हमें पहली बात तो जान लगानी पड़ेगी, उसमें पहले खुद हमें एक फोर्स देनी पड़ेगी, तो इनिशियल फोर्स तो कभी जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें v कुछ ना कुछ होगा जरूर, वो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ये होगी क्योंकि इधर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो पहले एक फोर्स देनी पड़ी हमें, 7 मीटर पर सेकंड कैसे भी दी हमने, ठीक है, तो एक फोर्स दी। अब टूवर्ड्स ग्राउंड, इसमें हम इनिशियल की बात करें, अगर ग्रेविटी उसको खींच रही है तो वो जीरो होगी, क्यों, क्योंकि अगर मान लो कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो एक टाइम पे वो यहाँ से गिरना शुरू हुई, जब गिरना शुरू हुई तब कोई फोर्स नहीं थी, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ती चली गई ना, वेलोसिटी आ गई खुद ही, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है शुरुआत वाली तो थी नहीं। जो ग्रेविटेशन में आएंगे उनमें इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, बस क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि एक चीज़ को हमने ऊपर से फेंका, अब तुम बोलोगे कि कहीं यू तो दिया ही नहीं है, तो भाई यू दिमाग लगाओ कि यू जीरो होना चाहिए जब ऊपर से नीचे आएगा, बस इतना डिफरेंस रखना है इसमें, फॉर्मूले सब यही लगेंगे, बस बोल दिया जाए कि हमने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका, अब तुम बोलोगे कि एक यू दे रखा है वी नहीं दे रखा, पर दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा अच्छा हाँ वो ऊपर जा रही थी तो वी तो जीरो होना चाहिए, तो उसको जीरो ही रखोगे, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा हमारे पास एक आता है टाइम। टाइम, देखो टाइम का क्या हिसाब है, एक्सेलरेशन तो दोनों में ही काउंट होएगी, इसमें भी इसमें भी। टाइम की बात करें ना अगर, तो टाइम ऑफ एसेंट टी ए इक्वल टू टी डी होता है, अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्यों कंफ्यूज मत होना, देखो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमें लगता है कि हमेशा चेंज होता है, चेंज का मतलब क्या, जैसे कि हमने किसी चीज़ को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, जैसे ऊपर की ओर फेंक दिया, ऊपर की ओर फेंकते हैं तो बॉल ऐसे करके धीरे जाती है और नीचे तो तेज आ जाती है, तो हमें लगता है कि भाई ऊपर जाने की स्पीड स्लो होती, नीचे आने की तेज होती है, पर ऐसा नहीं होता, जितनी स्पीड ऊपर आने की होती है उतनी नीचे जाने की होती है, और इसमें मैं पहली बार तो मैं भी शौक हो गया था सुन के मैं इसको, तो ऐसा ही होता है हमेशा, ठीक है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि हमने एक बॉल फेंकी ऊपर तो वो जल्दी चली गई या नीचे जल्दी आ गई, वो सेम टाइम लेगी ऊपर जाने में जितना नीचे आने में लेगी, क्लियर, ये हो गया एक। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि डिस्प्लेसमेंट जो है ग्रेविटी वाले न्यूमेरिकल में, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट को हमें जीरो रखना पड़ेगा,
अगर डिस्टेंस दिया है तो हमें कैलकुलेट करना है, एस निकालना है, लेकिन अगर बोल दिया कहीं पे डिस्प्लेसमेंट निकालो तो ग्रेविटी वाले न्यूमेरिकल्स में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को फेंकेंगे तो नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी तो फिर डिस्टेंस कहाँ कवर हुआ। मान लो मैंने इसको 15 किलोमीटर ऊपर फेंक दिया, फिर वापस तो यहीं आ गई ना नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट नाम की तो कोई चीज़ बनी नहीं तो जीरो रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हाँ सारे टॉपिक हो गए क्लियर, और ये तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने अभी क्या देखा, मास और वेट का डिफरेंस, और ये न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हैंडल करें वो तुम्हें मैंने बता दिया। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, टाइम अगर होगा तो टाइम इक्वल रखना है, अगर नहीं दिया तो खुद ही पता होना चाहिए कि ऊपर जाने का टाइम नीचे आने का क्या होगा। अगर एक दे रखा तो दूसरा उसके बराबर है। ठीक है, और इनिशियल ऊपर जाते टाइम इनिशियल हमें देनी पड़ती है, नॉट इक्वल टू जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब ऊपर फेंक रहे हैं तो हमें खुद फोर्स देनी पड़ेगी, तो इनिशियल तो जीरो नहीं होगी, शुरुआती फोर्स तो जीरो नहीं होगी, लेकिन फाइनल जीरो होगी जब वो ऊपर जाकर रुकेगी। तो फिर वापस नीचे आने के लिए तो उसको फोर्स चाहिए, तो वहाँ पे जीरो होगी। और जब वो नीचे आ रही है, ऐसे करके नीचे आ रही है, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जब वो नीचे आना शुरू होगा तो यहाँ पे क्या है, जो उसकी फाइनल है, फाइनल तो कुछ ना कुछ होगी, तेजी से नीचे आके गिरेगी तो फाइनल कुछ ना कुछ होगी, लेकिन इनिशियल क्या होगी, वहाँ पे जब वो नीचे आना शुरू करेगी तो वो वहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, बाकी डिस्टेंस सेम रहता है, कोई बात नहीं, यहाँ से ऊपर जाएगी तो नीचे भी सेम आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर में, तब तक दैट्स इट।